नमस्कार। एक बार फिर से डायनेमिक नर्सिंग क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। कल हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में एनजी ट्यूब इंसर्शन के बारे में। एनजी ट्यूब इंसर्शन के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने एनजी ट्यूब की डेफिनेशन, उसके पर्पस, इंडिकेशन और हम डिस्कस कर रहे थे प्रोसीजर के बारे में। प्रोसीजर के बारे में डिस्कस किया था लास्ट टाइम जब हमने डिस्कस करा था वो मैंने आपको वहाँ पे जो ट्यूब है अपनी, उनकी साइज़ के बारे में बताया था। मैंने आपको फ्रेका ट्यूब और लेविन ट्यूब है उनकी साइज़ के बारे में बताया था। उसके अलावा मैंने उनकी कलर कोडिंग के हिसाब से फ्रेंच की साइज़ बताई थी कि कौन से कलर, कितनी फ्रेंच पे कौन सा कलर कोड आता है, कौन से कलर कोडिंग के हिसाब से उसकी साइज़ होती है। तो प्रोसीजर में हमने पहला पॉइंट डिस्कस कर लिया था। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोसीजर के अंदर और क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी। तो हम बात कर रहे थे प्रोसीजर। ठीक है, प्रोसीजर के अंदर अपन ने पहली चीज डिस्कस कर ली थी उसके बारे में कि हमें जो एनजी ट्यूब है उसकी जरूरत पड़ेगी। उसके बाद में हमारे पास दूसरा पॉइंट, हमें और किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी प्रोसीजर करने के दौरान। तो हमें जरूरत पड़ेगी केवाई जेली। केवाई जेली की जरूरत हमें कहाँ पड़ेगी? केवाई जेली की जरूरत क्यों? जब भी हम ट्यूब को इंसर्ट करेंगे तो उस ट्यूब के इंसर्ट के लिए अपन जो ट्यूब है उसका जो टिप है उसके ऊपर एज ए लुब्रिकेंट उसके ऊपर यूज करेंगे। कहाँ यूज करेंगे? अपन ट्यूब को इंसर्ट करेंगे तो उस ट्यूब को इंसर्ट करने के दौरान एज लुब्रिकेंट उसके टिप ऑफ ट्यूब वहां पे यूज करेंगे। यूज एज लुब्रिकेंट ऑफ केवाई जेली। ऑफ केवाई जेली। और इसके अलावा हम केवाई जेली की बात करें कि हमें कहाँ चीज इसको अप्लाई करना है, तो वो हम करेंगे दैट अप्लाई द टिप ऑफ ट्यूब। जो हमारी ट्यूब है उसके टिप के ऊपर अपन इसको अप्लाई करेंगे। जो टिप है उसका जो एरिया है उसमें लगभग अपन 4 इंच तक, अप टू 4 इंच इसको वहां पर अप्लाई करेंगे। ऑफ एनजी ट्यूब। ठीक है। दूसरा हमारा प्रोसीजर के अंदर क्या चीज की जरूरत पड़ेगी? हमें केवाई जेली। जो केवाई जेली हमें वो किसके लिए चाहिए? एज लुब्रिकेंट अपन उसके ऊपर यूज करेंगे ताकि अपन ट्यूब को इंसर्ट करें तो वो इजीली वहां पे इंसर्ट हो जाए। इस वजह से अपन केवाई जेली को यूज कर रहे हैं। उसके अलावा इसका एक प्रिकॉशन, हमें क्या चीज ध्यान रखनी है? जब भी अपन लुब्रिकेंट के रूप में अगर कोई चीज ले रहे हैं तो हमें ओनली केवाई जेली यूज में लेनी है। हमें वहां पे ऑयल या फिर जो कोई भी अदर वैसे ऑयल हो गया, वेसलिन हो गई, ये चीजें अपने को यूज नहीं करनी है, क्योंकि ये चीजें हमें क्या रिस्क रहता है इन चीजों से? हमें पेशेंट को एस्पिरेशन या निमोनिया रिलेटेड पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसका प्रिकॉशन, प्रिकॉशन के अंदर देखेंगे हम अवॉइड ऑयल एंड अवॉइड ऑयल एंड वेसलिन एज लुब्रिकेंट। एज लुब्रिकेंट हम जब भी यूज करेंगे केवाई जेली का यूज करेंगे। ऐसा नहीं है कि उसको चिकना बनाने के लिए अपन वहां पे ऑयल लगा ले या उसके ऊपर वेसलिन लगा ले। तो जो चीज हमारी जिस जगह पे जरूरत पड़ी थी वो उसी जगह पर अपन उस चीज को यूज में लेना है। क्योंकि ये हमें अगर ऑयल या वेसलिन अपन यूज में लेते हैं तो वहां पे क्या हो सकता है? उस पेशेंट को दैट कैन कॉज एस्पिरेशन या निमोनिया। दैट कैन कॉज एस्पिरेशन, निमोनिया। एस्पिरेशन
निमोनिया। तो दूसरा हमारे पास प्रोसीजर के अंदर क्या चीज आ गई हमारे पास, KY जेली। उसके अलावा नेक्स्ट हम बात करते हैं और किस चीज की जरूरत पड़ती है हमें, तो और यहां पे जरूरत पड़ेगी हमें 0.9% NS 9% NS। जो हमें NS है इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है NS की जरूरत हमें क्यों पड़ रही है, जब अपन प्रोसीजर करेंगे तो प्रोसीजर करने के बाद ट्यूब को फ्लशिंग करने के लिए NS की जरूरत क्यों पड़ रही है, जस्ट आफ्टर द प्रोसीजर फ्लशिंग ऑफ द ट्यूब। तो हम NS का यूज कहां ले रहे हैं, फ्लशिंग करने के लिए ट्यूब को यूज फॉर फ्लशिंग ट्यूब आफ्टर। अपन प्रोसीजर कर रहे हैं उसके बाद में ट्यूब को फ्लश करने के लिए अपन NS का यूज कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी के अनुसार अपन उसको आफ्टर फीडिंग फ्लश, जब अपन किसी को फीड करवा दें उसके बाद में अपन उसको फ्लश कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में और हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी, तीन चीजें हमारे पास हो गई, ट्यूब हो गई, उसके बाद में KY जेली आ गई हमारे पास, और उसके बाद में हमारे पास आ गई NS। उसके बाद में हमें जरूरत पड़ेगी चौथा 1% SBC यानी कि सोडा बाई कार्बोनेट। इस चीज की अपन को जरूरत कहां पड़ रही है, जो नोस्ट्रिल है उस नोस्ट्रिल्स को क्लीन करने के लिए अपने पास सोडा बाई कार्बोनेट की जरूरत पड़ रही है। तो जरूरत SBC क्या काम आ रहा है हमारे पास, यूज टू क्लीन द नोस्ट्रिल्स, यूज टू क्लीन द नोस्ट्रिल्स। SBC क्या काम हमारे पास, जो नोस्ट्रिल्स है उनको क्लीन करने के लिए काम आ रहा है। उसके बाद में और क्या चीज की जरूरत पड़ रही है हमें, पांचवा वहां पे एक्सरे मशीन। अब एक्सरे मशीन क्या काम आ रही है हमारे पास, एक्सरे मशीन जो प्लेसमेंट कर रहे हैं अपन ट्यूब को उसके लिए काम आ रही है, क्योंकि वहां पे अपने को विजुअलाइजेशन हो जाएगा। इस वजह से अपने को क्या जरूरत पड़ रही है, एक्सरे मशीन की, टू चेक द प्लेसमेंट, टू चेक द प्लेसमेंट जो हमारा रूट है टिप, उसको ट्यूब को इंसर्ट करने का, उसको देखने के लिए, और कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर प्लेसमेंट, कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर प्लेसमेंट। उसके लिए अपन क्या यूज कर रहे हैं, एक्सरे मशीन अपन वहां पे यूज कर रहे हैं। उसके अलावा अपन और क्या यूज मिलेंगे वहां पे, स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप भी अपन किस चीज के लिए यूज ले रहे हैं, इसके प्लेसमेंट के लिए अपन यूज में ले रहे हैं, टू चेक प्लेसमेंट, टू चेक प्लेसमेंट। उसके बाद में हमारे पास ये आ गई। उसके अलावा हमारे पास और किन चीजों की जरूरत पड़ेगी हमें, वहां पे एक 50 ml की सिरिंज, एक 20 ml की सिरिंज
तो अलग अलग ले रहे हैं तो दोनों का काम भी अलग अलग होगा। जो अपन 50 ml की सिरिंज ले रहे हैं 50 ml की, उसको यूज करेंगे अपन इन्फेंट्स के अंदर। सॉरी, जो अपन 50 ml की सिरिंज ले रहे हैं उसको यूज करेंगे अपन एडल्ट्स के अंदर, और जो 20 ml की सिरिंज अपन ले रहे हैं उसको यूज करेंगे अपन इन्फेंट के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास आतवा 50 ml सिरिंज, 50 ml सिरिंज कहां पे ले रहे हैं अपन? यूज फॉर एडल्ट फीडिंग, फॉर एडल्ट फीडिंग। और अपन 20 ml की जो सिरिंज ले रहे हैं उसको कहां यूज ले रहे हैं अपन? फॉर इन्फेंट्स फीडिंग। आठवां हमारे पास 20 ml सिरिंज, वो कहां कहां ले रहे हैं अपन? जो अपने पास इन्फेंट है उनको फीडिंग करवाने के लिए, फॉर इन्फेंट फीडिंग। ठीक है, ये अपने पास इसके क्या प्रोसीजर के ये अपने पास प्रोसीजर हो गई कि हमें क्या क्या चीजें वहां पे जरूरत पड़ने वाली है प्रोसीजर के अंदर। तो हमें क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ी? हमें ट्यूब की जरूरत पड़ी, हमें KYGLA की जरूरत पड़ी, हमें 0.9% NS की यूज पड़ी, हमने SBC 1% उसका काम हमको पड़ा, हमें एक्सरे मशीन है उसकी जरूरत पड़ रही है, उसके अलावा स्टेथोस्कोप हमारे पास उसकी जरूरत पड़ रही है, और हमारे को सिरिंज 20 ml और 50 ml की सिरिंज है वो भी अपने को इस प्रोसीजर के लिए जरूरत पड़ रही है। उसके बाद में हमारे पास ये तो हो गया अपने पास पहला कलेक्ट आर्टिकल्स। अब दूसरा अपन बात करते हैं प्रोसीजर के बारे में, स्टेप ऑफ प्रोसीजर। तो दूसरा हमारे पास पॉइंट आ गया स्टेप ऑफ प्रोसीजर। जो प्रोसीजर अपन कर रहे हैं उसकी स्टेप क्या होगी? अब तो सबसे पहले प्रोसीजर की स्टेप क्या होगी? कलेक्ट आर्टिकल्स। सबसे पहले कलेक्ट आर्टिकल्स। अपन प्रोसीजर कर रहे हैं तो प्रोसीजर की पहली स्टेप हमारे पास क्या आएगी? हमारे पास जो आर्टिकल है उन सब आर्टिकल्स को कलेक्ट करना। उसके बाद में हमारे पास जो ट्यूब हमारी एनजी ट्यूब है, नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब है, उस ट्यूब को अपन रखेंगे ऐसी जगह पे जिसकी वजह से उसका जो फ्लेक्सिबिलिटी है, उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम हो जाए, क्योंकि जो ट्यूब होगी वो ट्यूब जिस जगह से अपन लेंगे वहां से उसकी फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होएगी। तो इस वजह से फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होएगी तो उस ट्यूब के डिसलोकेट होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो अपन इस ट्यूब को ऐसी जगह रखेंगे जहां से उसकी फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम हो सके। तो अपन उस ट्यूब को रखेंगे 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। कितनी देर के लिए? फॉर 10 मिनट्स। ठीक है, जिसकी वजह से उस ट्यूब की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी। इसके हमारे पास उसका एडवांटेज क्या रहेगा कि अपन इसको ऐसे रखेंगे कि तो इसका हमारे पास एडवांटेज ये रहेगा कि जो हमारे पास रिस्क ऑफ इंजरी है वो चांसेस कम हो जाएंगे। उसके अलावा उसकी ट्यूब है उसके डिस्प्लेसमेंट के चांसेस वो कम हो जाएंगे। तो इस वजह से अपन उस ट्यूब की जो फ्लेक्सिबिलिटी है उस फ्लेक्सिबिलिटी को कम करेंगे। तो ट्यूब की जो फ्लेक्सिबिलिटी है उस फ्लेक्सिबिलिटी को कम करने के लिए अपन ट्यूब को 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 10 मिनट के लिए स्टोर करेंगे। तो प्लेस द ट्यूब एट 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आइस वाटर। ठीक है, अपन उसको कहां रख रहे हैं? 4 डिग्री टेम्परेचर आइस वाटर पर। फॉर कितनी देर के लिए अपन उसको रख रहे हैं वहां पर? फॉर 10 मिनट।
ठीक है, कितनी देर के लिए अपन उसको वहां पे रख रहे हैं, 10 मिनट के लिए उसको अपन वहां पे रख रहे हैं। अब इस चीज का हमारे पास एडवांटेज क्या है कि अपन इसको वहां रख रहे हैं, तो इसका एडवांटेज हमारे पास क्या देखने को मिलेगा, जो ट्यूब को अपन वहां पे 10 मिनट के लिए आइस वाटर में रख रहे हैं, उस आइस वाटर में रखने का अपने पास उस ट्यूब को एडवांटेज क्या होगा, तो इसमें एडवांटेज में लिखेंगे रिड्यूस फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ट्यूब, रिड्यूस फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ट्यूब, और उसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी तो उसकी वजह से उस ट्यूब के स्लिप होने के चांसेस है वो कम हो जाएंगे। तो अपन बोलते हैं इट कैन बी डिक्रीज द रिस्क ऑफ स्लिप द ट्यूब एंड इट कैन बी decrease the risk of slip the tube, जो हमारी ट्यूब है उसके स्लिप होने के चांसेस हैं वो हमारे पास कम हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं पेशेंट की पोजीशन के बारे में, कि जब अपन प्रोसीजर कर रहे हैं उस दौरान पेशेंट को पोजीशन कौन सी प्रोवाइड कराएंगे, तो कौन कौन सी पोजीशन देंगे जिस दौरान अपन पेशेंट को एनजी ट्यूब इंसर्ट करते हैं। जब अपन पेशेंट को एनजी ट्यूब इंसर्ट करते हैं उस दौरान उस पेशेंट को कौन सी पोजीशन प्रोवाइड कराएंगे, उस दौरान अपन पेशेंट को देंगे पोजीशन पेशेंट को देंगे हम सेमी फाउलर पोजीशन और हाई फाउलर पोजीशन। हाई फाउलर पोजीशन और सेमी फाउलर पोजीशन। ठीक है, ये दो पोजीशन अपन उस पेशेंट को प्रोवाइड करा सकते हैं ड्यूरिंग द प्रोसीजर, या जब अपन पेशेंट को ट्यूब इंसर्ट करेंगे उस दौरान अपन पेशेंट को ये पोजीशन प्रोवाइड करा सकते हैं। अब हमारे पास ये पोजीशन है, इस पोजीशन को देने का हमारे पास एडवांटेज, तो भाई इसका भी एडवांटेज होगा कुछ ना कुछ, तो वो हमारे पास क्या देखने इसका एडवांटेज हमारे को क्या देखने पे लगा, जो एस्पिरेशन की रिस्क है वो अपने को कम देखने को मिलेगी इस पोजीशन की वजह से। तो रिड्यूस रिस्क ऑफ एस्पिरेशन, रिड्यूस रिस्क ऑफ एस्पिरेशन, रिड्यूस रिस्क ऑफ एस्पिरेशन और मेंटेन ग्रेविटी, मेंटेन ग्रेविटी। ठीक है, ये हो गया हमारे पास स्टेप ऑफ प्रोसीजर की, जब अपन प्रोसीजर कर रहे हैं उस दौरान क्या क्या स्टेप है जो अपने को फॉलो अप करनी है। तो उसके लिए अपन को सबसे पहले हमारी जो आर्टिकल्स है उन आर्टिकल्स को कलेक्ट करेंगे, उसके बाद में हमारी जो ट्यूब है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए अपन उस ट्यूब को कहाँ रखेंगे, 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आइस वाटर में रखेंगे, जिसका एडवांटेज क्या होगा हमारे पास, रिड्यूस फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ट्यूब एंड इट कैन बी डिक्रीज द रिस्क ऑफ स्लिप द ट्यूब, जो हमारी ट्यूब है उसके स्लिप होने के चांसेस वो कम हो जाएंगे। उसके बाद में हम देखेंगे उस पेशेंट को पोजीशन कौन सी प्रोवाइड करानी है, तो हम जब भी पेशेंट को ट्यूब इंसर्ट करते हैं उस ट्यूब इंसर्ट करने के दौरान हम पेशेंट को पोजीशन प्रोवाइड कराते हैं सेमी फाउलर पोजीशन या हाई फाउलर पोजीशन।
अब हम सेमी फाउलर पोजीशन और हाई फाउलर पोजीशन प्रोवाइड करा रहे हैं, तो उस पोजीशन के हमारे पास एडवांटेज क्या है। तो सबसे पहले एडवांटेज तो हमने देखा कि जब पेशेंट को अपन इस पोजीशन में ट्यूब इंसर्ट करते हैं तो उस पेशेंट को क्या है, जो एस्पिरेशन की प्रॉब्लम है वो नहीं होगी, और उसके अलावा जो ग्रेविटी होती है वो मेंटेन रहेगी, क्योंकि अपन जिस तरीके से ट्यूब इंसर्ट कर रहे हैं तो सेमी फाउलर पोजीशन क्या है 30 डिग्री 45 डिग्री के एंगल पे, तो वहां पे अपन पेशेंट को अगर इंसर्ट करते हैं तो अपनी जो ग्रेविटी है वो नीचे की तरफ मेंटेन रहती है। तो अपन पेशेंट को पोजीशन कौन सी देंगे, फाउलर, सेमी फाउलर या हाई फाउलर पोजीशन प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, बात करते हैं मेजर लेंथ ऑफ एनजी ट्यूब। मेजर लेंथ ऑफ एनजी ट्यूब, जो हमारे पास ट्यूब है उसकी लेंथ है उसको मेजरमेंट कैसे करते हैं अपन, क्या स्टेप होती है उसकी, क्या प्रोसेस होती है उसकी, लेंथ है उसको मेजरमेंट करने के लिए। तो हमारे पास जो ट्यूब है उसकी लेंथ को मेजरमेंट करने की जो हमारे पास प्रोसेस होती है वो कहाँ से अपन उसको लेंथ को मेजरमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो टिप ऑफ नोज है, टिप ऑफ नोज से अपने जो ईयर लोब है उस ईयर लोब के बाद में अपन उसकी जो लेंथ है उसको 1 से 2 इंच नीचे, कहाँ पे जिम्फॉइड प्रोसेस है वहां तक अपन उसकी लेंथ को मेजर करते हैं। तो टिप ऑफ नोज, टिप ऑफ नोज टू ईयर लोब, then 1 to 2 inch of जिम्फॉइड प्रोसेस, जिम्फॉइड प्रोसेस। तो ये हमारे पास इसकी लेंथ है उसको मेजर करने का तरीका है, कहां से कहां तक, टिप ऑफ नोज टू ईयर लोब और ईयर लोब से जिम्फॉइड प्रोसेस तक अपन इसकी लेंथ को मेजर करते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम बात करें और इसके बारे में तो टिप ऑफ नोज टू ईयर लोब देन अप टू जिम्फॉइड प्रोसेस। टिप ऑफ नोज टू ईयर लोब देन अप टू जिम्फॉइड प्रोसेस। ये हमारे पास ट्यूब की लेंथ है उसका मेजरमेंट हो गया। ठीक है, उसके बाद में हम क्या करेंगे, प्रोसीजर के अंदर जो हमारे पास एनजी ट्यूब है उसको क्लीन करेंगे। क्लीन किसकी मदद से करेंगे, मैंने बताया था एसबीसी, अपन 1% एसबीसी ले रहे हैं, उसकी मदद से उसकी ट्यूब है उसको नोस्ट्रिल्स को अपन क्लीन करेंगे। तो क्लीन नोस्ट्रिल्स, क्लीन नोस्ट्रिल्स ऑफ पेशेंट किसकी मदद से करेंगे, बाई 1% एसबीसी, बाई 1% एसबीसी, एसबीसी मतलब सोडा बाई कार्बोनेट, उसकी मदद से अपन इसको क्लीन करेंगे। उसके बाद में अपने पास जो केवाई जेली है उस केवाई जेली को ट्यूब है उसकी टिप पर अप्लाई करेंगे, अप्लाई केवाई जेली टिप ऑफ ट्यूब, जो हमारी ट्यूब है उसकी टिप पर केवाई जेली को अपन अप्लाई करेंगे। उसके बाद में जो हमारी ट्यूब है उसको क्या करेंगे, अपन इंसर्ट करेंगे, इनसाइड ट्यूब inside tube in a left nostrils, left nostrils, because patient because patient side, because patient side septum, because patient side septum dividation
उसकी वजह से क्या हो जाएंगे पेशेंट को रिस्क इंजरी और ब्लीडिंग के चांसेस एंड रिस्क ऑफ ब्लीडिंग एंड इंजरी। उसकी वजह से पेशेंट को क्या हो सकता है, पेशेंट को ब्लीडिंग या इंजरी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। उसके बाद में जो ट्यूब है उसकी डायरेक्शन होती है, वो डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन है वो बैकवर्ड टू डाउनवर्ड डायरेक्शन में अपन उसको इंसर्ट करते हैं। बैकवर्ड टू डाउनवर्ड डायरेक्शन। डाउनवर्ड डायरेक्शन उसकी देखते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में अपने डायरेक्शन देख रही। अब डायरेक्शन देने के बाद हमारे पास जो ट्यूब है उसको इंसर्ट कर रही है, उसकी लोकेशन का पता लगाने के लिए अपन क्या करेंगे, तो मेथड फॉर चेक द प्लेसमेंट ऑफ एनजी ट्यूब। मेथड फॉर चेक द प्लेसमेंट ऑफ एनजी ट्यूब। तो हम इस चीज का पता कैसे लगाएंगे कि जो हमारे पास वो ट्यूब है वो सही से लगी है या नहीं लगी है। तो हमने जब प्रोसीजर में आर्टिकल्स कलेक्ट करे थे तो वहां पे आर्टिकल्स के बारे में मैंने बताया था, अपन एक्सरे और स्टेथोस्कोप है वो अपन ने अपना वहां पे कलेक्ट करे थे, और मैंने बताया था कि किस चीज के लिए अपन इनको काम में लेने वाले हैं। तो मैंने बताया था यहाँ पे अपन इसके प्लेसमेंट का पता लगाने के लिए अपन ये आर्टिकल्स यूज में ले रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है एक्सरे। फर्स्ट है एक्सरे, कंफर्मेटिव मेथड हमारे पास एक्सरे है। कंफर्मेटिव और एक्यूरेट। कंफर्मेटिव और एक्यूरेट मेथड हमारे पास क्या है, एक्सरे। क्योंकि एक्सरे के माध्यम से अपन ट्यूब इंसर्ट कर रहे हैं तो हमें इसके प्लेसमेंट के बारे में एक्सरे से बेटर और स्टेथोस्कोप से पता नहीं चलेगा, या कोई और चीज अपन कर रहे हैं उनसे पता नहीं चलेगा जितना अपने को एक्सरे मशीन से पता चलेगा। उसके बाद में दूसरा अपन कर सकते हैं जो पीएच है, एब्डोमिनल कॉन्टेक्ट की स्ट्रिप टेस्ट है, वो अपन उसका कर सकते हैं, उसके माध्यम से अपन चेक कर सकते हैं। दूसरा अपन अस्कल्टेशन कर सकते हैं पेशेंट का, स्टेथोस्कोप को रख के उसके अपन अस्कल्टेशन चेक कर सकते हैं। और उसके अंदर अपन जो ट्यूब है उस ट्यूब को पानी के गिलास में रख के उसके एयर बबल्स है उसकी उसे अपन चेक कर सकते हैं कि पेशेंट को ट्यूब इंसर्ट हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, तो उसके बाद में अपन देखते हैं पेशेंट की केयर कैसे करनी है, कि जो अपन ने ट्यूब लगाई है उस एनजी ट्यूब पेशेंट की केयर हमें कैसे करनी है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन जो ट्यूब हमारी उसकी केयर के बारे में। जो अपन ट्यूब लगाई है उसकी हम केयर कैसे करेंगे, तो केयर करने के लिए सबसे पहले हम जब भी पेशेंट को फीडिंग करवाएंगे उससे पहले पेशेंट जो हमारी ट्यूब है उसके प्लेसमेंट को चेक करेंगे। जब भी अपन पेशेंट को फीडिंग दे रहे हैं तो उससे पहले चेक करेंगे, और उसके अलावा जब भी अपन पेशेंट को फीडिंग करवा रहे हैं उससे पहले पेशेंट का रेजिडुअल वॉल्यूम है वो चेक करें। अगर बच्चों में देखें तो 50 ml और एडल्ट्स में देखें तो 100 ml वहां पे उनका रेजिडुअल वॉल्यूम होना चाहिए। तो जब भी अपन केयर करेंगे तो सबसे पहले अपन जब भी पेशेंट को जब भी फीडिंग करवा रहे हैं, एक दिन में 4 से 6 बार अपन पेशेंट को
फीड करवा सकते हो। तो जब भी अपन पेशेंट को फीड करवाएंगे उस फीडिंग के दौरान अपन पेशेंट की उसकी प्लेसमेंट को चेक करेंगे। ऑलवेज चेक द प्लेसमेंट, always check the placement of tube before feeding by NG ट्यूब। जब भी अपन एनजी ट्यूब से पेशेंट को फीडिंग करवाएंगे उस फीडिंग से पहले अपन उसके क्या करेंगे, प्लेसमेंट को चेक ठीक है। उसके बाद में जब भी अपन पेशेंट को एनजी ट्यूब से फीडिंग करवाएंगे तो उस पेशेंट की क्या करेंगे, अपन जो रेजिडुअल वॉल्यूम है उसको चेक करेंगे। चेक रेजिडुअल वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम कब कब चेक करेंगे अपन, बिफोर फीडिंग, बिफोर फीडिंग। और मैंने बताया कि कितना कितना होना चाहिए रेजिडुअल वॉल्यूम, बच्चे के अंदर 50 है और एडल्ट्स के अंदर कितना होना चाहिए, 100 ml होना चाहिए। तो इफ रेजिडुअल वॉल्यूम more than 50 ml in child and 100 ml in adults। कितना कितना अपने को देखना है, 50 ml बच्चों के अंदर और 100 ml बच्चों के अंदर। तो अपन क्या करेंगे, अपन जो फीडिंग है अगर ये कंडीशन अपने को दिखाई देती है तो इस कंडीशन के दौरान अपने को जो फीडिंग है वो होल्ड कर देनी है उसी टाइम पे। देन होल्ड द फीडिंग ऑफ एनजी ट्यूब, देन होल्ड द फीडिंग ऑफ एनजी ट्यूब। ठीक है, ये अपने पास पेशेंट क्या हो गई, केयर। दो चीजें अपने को देखनी है। पहला तो जब भी अपन पेशेंट को एनजी ट्यूब के माध्यम से फीडिंग करवा रहे हैं तो उसके दौरान अपन पेशेंट की क्या करेंगे, प्लेसमेंट है उसको चेक करेंगे। और उसके अलावा अपन जब भी पेशेंट को फीड करवाएंगे उस फीड को करवाने के दौरान पेशेंट का जो रेजिडुअल वॉल्यूम है उस रेजिडुअल को चेक करेंगे। जब भी पेशेंट का रेजिडुअल वॉल्यूम है मोर देन 50 ml बच्चों के अंदर और 100 ml से ज़्यादा एडल्ट्स के अंदर दिखाई दे तो अपने को क्या करनी है, एनजी ट्यूब फीडिंग है वो उसको होल्ड कर देनी है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं अपन पेशेंट की पोजीशन के बारे में ड्यूरिंग द फीडिंग। जब पेशेंट को फीडिंग करवा रहे हैं उस दौरान पेशेंट को पोजीशन कौन सी प्रोवाइड कराएंगे। तो पोजीशन ऑफ पेशेंट ड्यूरिंग फीडिंग, जब पेशेंट को अपन फीड करवा रहे हैं फीड के दौरान पेशेंट को पोजीशन कौन सी प्रोवाइड करानी है। तो एक तो सेमी फाउलर पोजीशन, और दूसरी हेड एंड राइज पोजीशन अपन पेशेंट को प्रोवाइड कराते हैं। हेड एंड राइज्ड एट 30 डिग्री एंगल। ठीक है, ये दो पोजीशन अपन पेशेंट को ड्यूरिंग द फीडिंग प्रोवाइड कराते हैं। अब इन पोजीशन का कारण, जैसे अपने सेमीफाउलर पोजीशन है और ये हेड एंड राइज पोजीशन है, तो ये पोजीशन अपने को जब भी अपने पेशेंट को फीड करवानी है तो एवरी फीड ऑफ टाइम पेशेंट को ये पोजीशन अपने को देनी है। फॉर एवरी ट्यूब फीडिंग। ठीक है, जब भी अपन पेशेंट को फीडिंग करवानी है बाय ट्यूब तब अपन पेशेंट को ये पोजीशन प्रोवाइड कराएंगे। उसके बाद में अपन बात करें फाउलर पोजीशन की। तो फाउलर पोजीशन अपन कब दे रहे पेशेंट को,
फाउलर पोजीशन कब दे रहे पेशेंट को? जब अपन पेशेंट को अब बोलस की फीडिंग करवा रहे हो, बोलस फीडिंग, तब अपन कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करा रहे हैं पेशेंट को? फाउलर पोजीशन प्रोवाइड करा रहे हैं। या फिर लार्ज अमाउंट ऑफ फूड इन शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन, तब अपन पेशेंट को कौन सी पोजीशन दे रहे हैं? फाउलर पोजीशन प्रोवाइड करा रहे हैं, लार्ज अमाउंट इन शॉर्ट टाइम। इन शॉर्ट टाइम, तब अपन पेशेंट को कौन सी पोजीशन दे रहे हैं? फाउलर पोजीशन। ठीक है। और जब भी अपन पेशेंट को फीड करवा रहे हैं तो उस फीड के, हमारे पास पेशेंट के फीड करवाते हैं तो हमेशा जो रूम टेम्परेचर होता है उस रूम टेम्परेचर पे अपने को पेशेंट को ऑलवेज फीडिंग करवानी होती है। फीडिंग ऑलवेज रूम टेम्परेचर, फीडिंग ऑलवेज रूम टेम्परेचर। जब भी पेशेंट को फीड करवाएंगे तो हमारा टेम्परेचर वो कितना होना चाहिए? रूम टेम्परेचर। अगर जब अपन पेशेंट को खाना खिला रहे हैं, उस खाना खिलाने का जो टेम्परेचर है, जो खाने का टेम्परेचर है वो अगर ज्यादा हो जाता है तो पेशेंट को क्या कोज कर सकता है? वो पेशेंट को अपन को देखने को मिलेगा वो डायरिया। जब अपन पेशेंट को खाना खिला रहे हैं और वो खाना बहुत ज्यादा गर्म हो, टू हाई टेम्परेचर, तो पेशेंट को क्या करवाएगा? डायरिया। और एनजी ट्यूब फीडिंग के अंदर जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन देखा जाता है वो क्या देखा जाता है? डायरिया। कौन सा देखा जाता है मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन? डायरिया। जब भी पेशेंट को अपन एनजी ट्यूब फीडिंग करवाते हैं उसके दौरान अगर कोई मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन दिखाई देता है तो वो कॉम्प्लिकेशन हमारे सामने आता है एनजी ट्यूब फीडिंग में, डायरिया। तो इफ टू हॉट टू हॉट टेम्परेचर फीडिंग ऑफ फूड, तो क्या कॉज कर सकता है वो? डायरिया। कैन कॉज डायरिया। वो क्या कॉज करेगा अपने को? डायरिया कॉज कर सकता है। ठीक है। ठीक है, आगे चले। तो अब यहाँ पे एक नोट लगा के, जैसे अपने नीचे बताया था, या अभी मैंने बताया कि जो कॉम्प्लिकेशन है, मोस्ट कॉम्प्लिकेशन, वो क्या होता दिखाई देता है अपने को? डायरिया। कौन सी कंडीशन में? जब पेशेंट को अपन टू हाई टेम्परेचर पे फूड प्रोवाइड करा देते हैं। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग एनजी फीडिंग, एनजी फीडिंग, कौन सा? डायरिया। ठीक है। उसके अलावा हम बात करें फ्रीक्वेंसी ऑफ फीडिंग, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ फीडिंग मैंने अभी बताया था, चार से 6 बार अपन एक दिन के अंदर उस पेशेंट को फीड करवा सकते हैं। 4 to 6 टाइम ए डे। ठीक है। ये तो हो गया टाइम कि एक दिन के अंदर अपने उस पेशेंट को कितनी बार फीड करवा सकते हैं। उसके बाद में अपन बोले कि अमाउंट ऑफ फूड वो अपन कितना प्रोवाइड करा सकते हैं पेशेंट को एनजी ट्यूब के माध्यम से, तो वो अमाउंट है 270 से 400 ml वंस ए टाइम। ठीक है। एक बार में कितना फूड अपन उस पेशेंट को खिला सकते हैं? 270 से 400 ml तक अपन उस पेशेंट को दे सकते हैं। ओके। उसके बाद में हम बात करते हैं नर्स रोल ड्यूरिंग रिमूव द एनजी ट्यूब। नर्स रोल ड्यूरिंग रिमूव द एनजी ट्यूब।
जब एनजी ट्यूब को अपन निकालेंगे उस दौरान जो नर्स है उसके क्या क्या रोल रहेंगे। तो पहला रोल क्या रहेगा, चेक डॉक्टर ऑर्डर। कोई भी प्रोसीजर करेंगे तो सबसे पहले अपन को क्या देखना है, डॉक्टर ऑर्डर है उसको चेक करना है। उसके अलावा क्या करना है, गिव सिप ऑफ वाटर, गिव सिप ऑफ वाटर ऑफ पेशेंट फॉर चेक द गेज रिफ्लेक्स टू पेशेंट फॉर चेक द गेज रिफ्लेक्स। ये अपन किसके बारे में बात कर रहे हैं, जो नर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है जब ट्यूब को अपन निकालते हैं उस दौरान। और पेशेंट को जो नर्स है वो क्या चीज इंस्ट्रक्ट करेगी, क्या इंस्ट्रक्ट करेगी उस दौरान, पेशेंट को बोलेगी कि जब हम ट्यूब निकाल रहे हैं उस दौरान सांस अंदर ले रहा है उस सांस को होल्ड कर ले जब तक अपन ट्यूब को बाहर निकाल रहे हैं। तो उसको बोलेगी कि 3 से 5 सेकेंड तक आप इसको होल्ड करके रखो जब तक अपन ट्यूब को रिमूव कर रहे हैं तब तक, जिसके ठीक है। तो क्या बोल रही है, नर्स इंस्ट्रक्ट टू पेशेंट, नर्स इंस्ट्रक्ट टू पेशेंट, नर्स इंस्ट्रक्ट टू पेशेंट फॉर इनहेल, होल्ड 3 to 5 सेकेंड। कब तक, कितनी देर तक, 3 से 5 सेकेंड तक उसको होल्ड करके रखना है ड्यूरिंग रिमूव एनजी ट्यूब, ड्यूरिंग रिमूव एनजी ट्यूब। ठीक है, ये अपने पास पेशेंट क्या हो गए, केयर हो गई। जब पेशेंट की अपन ट्यूब को रिमूव कर रहे हैं उस दौरान हमारी जो पेशेंट की केयर करेगी नर्स, वो क्या होगा, सॉरी जो रोल है नर्स के वो कौन कौन से है अपने को वो ये पता है। सबसे पहले डॉक्टर ऑर्डर है उसको चेक करेंगे, उसके बाद में पेशेंट को सिप ऑफ वाटर है वो चेक करेंगे, किसके लिए, गेज रिफ्लेक्स के लिए। और उसके बाद में पेशेंट नर्स को क्या, सॉरी नर्स पेशेंट को क्या इंस्ट्रक्ट करेगी कि जब हम ट्यूब को बाहर निकालें उस दौरान सांस अंदर ले रहे उसको थोड़ी देर के लिए होल्ड करके रखें। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं अपन इसके कॉम्प्लिकेशन कि एनजी ट्यूब फीडिंग के दौरान कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं। तो कॉम्प्लिकेशन के अंदर पहला डायरिया अपने पास आ गया, ठीक है। उसके अलावा एस्पिरेशन, डायरिया तो अपने पास क्या है, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है उसके रूप में दिखाई दे रहा। दूसरा और अपन बात करें तो पेशेंट को क्या दिखाई देगा, नेजल म्यूकोजा इरिटेशन, नेजल म्यूकोजा इरिटेशन और शोर थ्रोट, ये पेशेंट के अंदर कॉम्प्लिकेशन है, ये दिखाई देते हैं ड्यूरिंग द एनजी ट्यूब फीडिंग। उसके अलावा अपन बात करें कि लॉन्ग टाइम तक किसी पेशेंट को ट्यूब लगाई है तो उस दौरान कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन दिखाई देंगे। लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम के दौरान भी वही अपने को फर्स्ट नेजल म्यूकोजा इरिटेशन, नेजल म्यूकोजा इरिटेशन, ठीक है, ये अपने को लॉन्ग टाइम के दौरान दिखाई देगा। और कौन सा दिखा, इसोफेजियल स्फिंक्टर रिलैक्स, ठीक है, ये अपने को वहां पे ये चीज कॉम्प्लिकेशन के रूप में दिखाई दे रही है। तो ये यहां तक कंप्लीट हो गया हमारा एनजी ट्यूब इंसर्ट का। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आएगा।
नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे किसी और टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू।